मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी कुछ खबरों की चर्चा करते हैं। मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर को लेकर चर्चा थी। सरकार ने अपनी तरफ से एफिडेविट दिया था। तो उसमें जो आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो बहुत ही कान खड़े करने वाले, दिमाग खड़े करने वाले और दिल को छूने वाले हैं और परेशान करने वाले भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हुआ है वो बहुत ही भयावह है और ऐसे अपराधों की परमिशन नहीं दी जा सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वीडियो तो केवल 2 महिलाओं के आए हैं, जबकि ऐसे न जाने कितने और केस होंगे जिनके वीडियो नहीं आए हैं। और उन्होंने कहा कि इसकी जो जो जांच है वो सीबीआई करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि राज्य की पुलिस मामले को देखे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को विस्तृत दंगाई भीड़ को सौंप दिया था। यानी राज्य की पुलिस नहीं, जो वीडियो आया और उन महिलाओं के बयान आए हैं कि वो पुलिस की कार में थे, पुलिस की गाड़ी में थे, और जब भीड़ आई तो पुलिस वालों ने उनको उस भीड़ के हवाले कर दिया था। तो इसलिए वो राज्य पुलिस को इसकी जांच नहीं करने का आदेश देंगे। और दर्ज जो एफआईआर के सिलसिले में अब तक हुई कार्यवाही के बारे में भी पुलिस से जानकारी मांगेगी। अगर 600 से ज़्यादा एफआईआर लॉज हुई हैं तो उसकी डेवलपमेंट क्या है, और जो इन 2 महिलाओं ने जो एफआईआर दर्ज कराई उस पर भी क्या डेवलपमेंट हुई, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। तो आज चीफ जस्टिस ने खुद इस मामले की सुनवाई की थी, क्योंकि उन्होंने सुमोटो लिया था। और इसके बाद जैसे केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने काफ़ी दलीलें दी। और लेकिन जो कपिल सिब्बल भी एक पक्ष की तरफ से खड़े हुए थे। तो कपिल सिब्बल ने भी कहा कि राज्य पुलिस को, यानी एसआईटी को, जो राज्य की पुलिस है उनको भेजना चाहिए। उन्होंने एसआईटी की भी मांग की थी। और अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने सवालों का जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा। तो पीठ ने कहा कि उसके पास समय की कमी है और राज्य को इन लोगों को राहत प्रदान करने की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने अपने प्रियजनों और घरों समेत सब कुछ खो दिया है। पीठ ने राज्य सरकार से जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में दर्ज 0 एफआईआर की संख्या और अब तक हुई गिरफ्तारियों के बारे में विवरण देने को कहा। 0 एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है, भले ही अपराध किसी अन्य क्षेत्र में हुआ हो। पीठ ने कहा कि हम यह भी जानना चाहते हैं कि राज्य में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए क्या पैकेज उपलब्ध कराया गया है। इससे पहले दिन में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि यदि शीर्ष अदालत मणिपुर हिंसा के मामले में जांच की निगरानी करती है तो केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है। शीर्ष अदालत ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक प्रणाली बनाने की वकालत करते हुए पूछा कि राज्य में मई महीने से इस तरह की घटनाओं के मामले में कितनी प्राथमिकी दर्ज हुई है। और जब मामला सुनवाई के लिए आया तो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 2 महिलाओं की ओर से पक्ष रखा, जिन्हें 4 मई की एक वीडियो में दिखाया गया था। सिब्बल ने कहा कि इस मामले में एक याचिका दायर की गई है। शीर्ष अदालत ने 20 जुलाई को कहा था कि हिंसाग्रस्त मणिपुर को इस घटना से वे बहुत दुखी हैं और हिंसा के लिए औजार के रूप में महिलाओं का इस्तेमाल करना एक संवैधानिक लोकतंत्र में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आज कड़ा रुख रहा। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि जांच सीबीआई को, ठीक है, सीबीआई इसमें ठीक से जांच करेगी। और भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसमें कंक्रीट कुछ नहीं निकला, सिर्फ बयानबाजी होती रही। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डांटा फटकारा, राज्य सरकार को डांटा फटकारा, लेकिन एक्चुअल इसमें रिजल्ट अभी तक कुछ है नहीं। बस सिर्फ रिपोर्ट मांग रहे हैं, रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। और इसी चक्कर में पार्लियामेंट में पिछले 8 दिनों से लगातार हाउस नहीं चल रहा है, दोनों हाउस नहीं चल रहे, न लोकसभा न राज्यसभा। और जबकि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, सरकार ने आज भी कहा कि अभी मणिपुर पर चर्चा शुरू करो, लेकिन अपोजिशन चर्चा भी नहीं करना चाहता। चर्चा के लिए नोटिस भी दे रहा है, चर्चा भी नहीं कर रहा है, हाउस भी नहीं चलने दे रहा है। जबकि जो
प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर भी अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, जबकि रूल तो ये है, हालांकि रूल है कि 10 दिन के भीतर होना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार ने और विपक्ष ने मिलकर कोई डेट तय नहीं की है। और आज जो राज्यसभा में रूल 176 है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, और वो विपक्ष कह रहा कि 267 के तहत हो, यानी नियम जो 176 होता है कि आधे घंटे की चर्चा होती है और उसमें कंसर्न मिनिस्टर जवाब देता है, जबकि 267 में प्रधानमंत्री जवाब देते हैं और डिवीज़न होता है। तो हालांकि वहाँ इतनी बहुमत नहीं है विपक्ष का, लेकिन फिर भी वो इस पर 267 के तहत चर्चा करा रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, मणिपुर में उथल पुथल का सामना कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। हमारे इंडिया गठबंधन के सांसदों ने राज्य का दौरा करने के बाद वहां के लोगों से दर्द सुना जो दिल दहलाने वाला है, यह आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला। मित्रों, आज दो बहुत ही दुखदाई, बहुत ही दर्दनाक घटनाएं घटी हैं। एक तो जयपुर में एक आरपीएफ के जवान ने अपनी स्वचालित राइफल से एक एएसआई और 3 जो उनके सवारी थे उनको मार डाला। और मरने वालों में जो एएसआई टीकाराम है वो सवाई माधोपुर का है, और वो 6 महीने बाद भी उनको रिटायर होना था। लेकिन ये जो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो कांस्टेबल है चेतन कुमार, वो ट्रांसपोर्ट से बहुत नाराज़ था और इसके कारण उसने गुस्से में उसने गोलियां चला दी। और जो मृतक हैं उनको 15-15 लाख रुपए का मुआवजा तो दिया गया है, लेकिन जो ये मीणा है एएसआई, उनको 15 लाख रुपए मृत्यु या रिटायरमेंट निधि के रूप में उनको दिए जाएंगे, और 20,000 रुपये पर उनको अंतिम संस्कार का, और 65,000 रुपये इंश्योरेंस वगैरह का, वो सब जो है वो अलग मिलेगा। लेकिन यहाँ तो मुआवजे की बात नहीं है, बात ये कि एक जान चली गई है और गुस्से के कारण गई है। तो आरपीएफ ने चलती ट्रेन के अंदर गोलीबारी कर दी। घटना महाराष्ट्र के पालघर से वापी के बोरीवली मीरा रोड के बीच ट्रेन के कोच B5 में फायरिंग हुई। हत्या के बाद दहीसर स्टेशन के पास कांस्टेबल ट्रेन से कूद गया था। मीरा रोड बोरीवली के बीच आरपीएफ मुंबई के जवानों ने कांस्टेबल को राउंड अप कर लिया और जीआरपीएफ पुलिस के जवानों ने कांस्टेबल चेतन का पीछा करके उसे पकड़कर हथियार भी बरामद किए, और फिलहाल इसमें जांच में वो जुटी हुई है। और जवान ने ऐसा क्यों किया, तो ऐसी जानकारी मिली है कि वह ट्रांसफ़र मुंबई सेंट्रल हो गया था। ट्रांसफ़र को लेकर वह नाराज़ था और परिवार में दिक्कत को लेकर वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। और मित्रों, हालांकि कुछ लोगों ने इसको नफ़रत से जोड़ा कि जो देश में हेट स्पीच हो रही है उसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ट्रांसफ़र के कारण नाराज़ था। दूसरी मित्रों, नूह जो गुड़गांव के पास हरियाणा में एक नूह एक जगह है जो कुख्यात हो गया है अपराधों के लिए और इस तरह की दंगों के लिए। वहाँ हर साल दंगे होते हैं। तो वहाँ ब्रज मंडल यात्रा चल रही थी, तो भीड़ ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा गुरुग्राम की तरफ से मेवात तक ब्रजमंडल यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय ने अराजक लोगों ने जमकर बवाल किया। सिविल लाइन्स से शुरू हुई यह यात्रा जैसे ही मेवात पहुंची तो उपद्रवियों ने हमला कर दिया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इनमें एक मीडिया की गाड़ी भी है, 2 पुलिस की गाड़ियां भी शामिल है। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी जमकर पथराव किया। अचानक हुए इस हमले में 2 होमगार्ड की मौत हो गई है, 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस ने बाजार बंद करवा दिए, इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया। मेवात में ब्रजमंडल यात्रा का मुस्लिम समुदाय के अराजक लोगों ने उस वक्त हमला किया जब सैकड़ों लोग गाड़ियों में सवार होकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने नूह स्थित नलहड़ शिव मंदिर जा रहे थे। गुरुग्राम के वीएचपी के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह का कहना है कि हमला अचानक हुआ
यह जानकारी सामने आ रही कि यात्रा पर हमला करने के लिए शरारती तत्वों ने पहले से तैयारी की हुई थी। लोग तलवार और कट्ठा लेकर न्यूह में छिपे हुए थे। तो ये जो मेवात का इलाका है ये वाकई बहुत खतरनाक है, और अब तो यहाँ साइबर क्राइम भी बहुत भयानक हो रहा है। मित्रों, आज एक अच्छी खबर भी है। जो यूट्यूब जो कंटेंट क्रिएटर हैं और फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जो फिल्में बना रहे हैं, क्रिएटिव काम कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में संशोधन कर दिया है। और उसके हिसाब से अगर कोई किसी फिल्म को उसकी पायरेसी फिल्म बेचता है, कॉपी करता है, देखता है, उनको 3 साल की सज़ा और 3 लाख रुपए तक जो जुर्माना है। इस विधेयक में अनधिकृत रिकॉर्डिंग, प्रदर्शन और पायरेसी के जरिए उन्हें इंटरनेट पर दिखाने के खिलाफ अपराध है। फिल्मों को अभी तक यूए प्रमाण पत्र दिया जाता था, और अब इसमें 3 कैटेगरियाँ बनाई गई हैं। एक यूए 7 प्लस, एक यूए 13 प्लस और एक यूए 16 प्लस है। और जो यूनिवर्सल है, यू फिल्म है, वो अभी भी है। और उसके ऊपर 18 साल से ऊपर वालों के लिए ए कैटेगरी की फिल्म है। तो इस तरह से कैटेगरी वो कैटेगराइज कर दी गई है, ताकि ये लोगों को पता लग सके कि किस एज ग्रुप के लोगों को फिल्म को देखना चाहिए। मित्रों, इसके अलावा आज विपक्ष को जो संसद में हंगामा कर रहा है, तो केंद्रीय मंत्री ने कहा आज कि यदि मुद्दों को सड़कों पर ही उठाना है तो संसद के लिए निर्वाचित क्यों हुए। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि आप संसद, अगर आपने संसद के लिए चुन के आए हैं तो संसद की गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, न कि हंगामा इसमें करना चाहिए। मित्रों, अंजू के पाक जाने के पीछे की साजिश का जांच की जाएगी। धर्म बदलने के बाद फातिमा के नाम से जानी जाने वाली अंजू को इस्लाम कबूल करने पर उपहार के रूप में नगद राशि और ज़मीन दिए जाने की भी खबरें हैं। तो देखते हैं कि ये कब तक इसको, ये जो खुशी है इसकी कितने दिन टिकती है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से हालात हैं, वहाँ हिंदू लोगों को जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये बड़ी खुश होकर वहाँ गई है। तो देखते हैं कितने दिन वहाँ ये खुश रहती है। और मित्रों, इसके अलावा भारत का जो तीसरा निर्णायक मैच होगा वो वेस्ट इंडीज और भारत के खिलाफ तीसरा मैच है। और आपको बता दें कि 1-1 की बराबरी पे दोनों आगे हैं। ये तीसरा निर्णायक होगा। मित्रों, कुश्ती फेडरेशन का जो झगड़ा है वो आज ऐसा लगता है कि समाप्ति की तरफ है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार के किसी भी सदस्य ने भारतीय कुश्ती महासंघ का जो चुनाव है उसमें हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। और 22 राज्यों और संघों ने, हालांकि उनको समर्थन प्राप्त है, लेकिन वो दावेदारी पेश नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि शायद इनकी तरफ से, अभी ये ऑफिशियली तो नहीं बता रहे, लेकिन इनकी तरफ से संजय सिंह इसमें भाग लेंगे। संजय सिंह जो अमेठी से हैं, और संजय सिंह बैडमिंटन एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं, अभी भाजपा में आ गए हैं। और इनको, चूँकि ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती फेडरेशन से हटाना आसान नहीं है, वो स्वेच्छा से बाहर है, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि को वहाँ जिताएंगे ताकि चाबी उनके हाथ में ही रहे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपके सलाह हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।